गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गैलीलियो ने जो मोशन की बात की थी उसने अरिस्टोटल थ्योरी के बाद गैलीलियो ने जो अपने बात की, तो गैलीलियो की बात को ही अपना बेस बना करके इसाक न्यूटन, सर इसाक न्यूटन कहते हैं इनको, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो इन्होंने गैलीलियो की बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक मुश्त इन्होंने उसकी बात को बेस बना करके आगे रिसर्च करने के बाद 1687 में अपनी एक बुक पब्लिश की है। उस बुक का नाम रखा है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। 1687 में वो इन्होंने वो बुक पब्लिश की है और उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इन्होंने 3 लॉज दिए हैं मोशन के, और वही 3 लॉज इनके नाम से ही गिने जाते हैं। आज तक इन्हीं के नाम से ही उनको जाना जाता है और उनको कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 दिए हैं हम आज बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। पहला लॉ जो न्यूटन का था उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि every body continues to remains in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external force to change its state। जितनी देर एक बॉडी को हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उतनी देर वो बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। वो अपने ना तो स्टेट को चेंज नहीं करेगी, अगर रेस्ट की है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अब यहाँ पर हम इसके 3 पार्ट लेते हैं। एक पार्ट है, पहले है स्टेट ऑफ रेस्ट का, दूसरा पार्ट है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का, और तीसरी बात हम करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की। नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जैसे एक बुक है और वो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो उतनी देर वहीं पड़ी रहेगी जितनी देर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है और सिंपल एग्जांपल है स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन करने का। और दूसरी बात करते हैं मोशन की। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है, चल रही है, तो उस पर जितनी देर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे इतनी देर वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। यहाँ पर बच्चे कंट्राडिक्शन महसूस करते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है। सपोज आई एम हैविंग अ बॉल, एक मेरे पास बॉल है और उस बॉल को मैंने जो रोल कर दिया है ज़मीन पर, ज़मीन बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, तो हम देखते हैं कि वो बॉल थोड़ी दूर जा करके वो रुक जाता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि व्हाट आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दैट बॉल। उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स है जो एक्ट कर रही है। एक तो हम जानते हैं कि बॉल जब वो ज़मीन के ऊपर जा रहा है तो ज़मीन के साथ रगड़ खाता हुआ जा रहा है, उसका सरफेस जो है तो वो रब कर रहा है ज़मीन के साथ, उसके कारण स्पीड कम होगी जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 जो हवा में एक रेजिस्टेंस क्या है, हवा का भी आगे से उसको रुकावट थोड़ी होती है चलने में, दैट इज़ वाई वो थोड़ी देर जो दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। लेकिन सपोज कर लो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जब वो जो लुढ़कते हुए बाल पर आगे हवा का भी कोई जो रेजिस्टेंस नहीं है और ना ही उसको फ्रिक्शन है, नीचे ऑयल गिरा हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा अगर कहीं
ज़मीन पर कहीं तेल या कुछ ऐसी चीज़ गिरी हो तो हम भी गिर जाते हैं, हम रुक नहीं पाते क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी स्पीड के साथ, उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता रहेगा जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको रोकेंगे नहीं। अब इसी के साथ बात आती है डायरेक्शन की भी। स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं तो जितनी देर हम उस पर कोई एक फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन मोड़ेंगे नहीं, इतनी देर तक वो बॉडी सीधी एक ही लाइन में वो चलती रहेगी। जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा, इतनी देर गाड़ी सीधी चलती रहती है। अगर वो प्लेन रोड पे है, अगर टर्न वगैरह नहीं है, एल्टीट्यूड बिल्कुल आगे पीछे नहीं है, बैंक नहीं किया हुआ है हमने रोड को, तो वो हमारी गाड़ी सीधी चलती रहेगी जितनी देर की हम उसके स्टीयरिंग व्हील जो है उस पर एक फोर्स लगा करके उसको मोड़ेंगे नहीं, इतनी देर तक गाड़ी वो मुड़ेगी नहीं, सीधी चलती रहेगी। अब उसके बाद तीसरी बात आती है एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स की हम ये क्या बात कहते हैं कि जो थर्ड पार्ट ये है वो ये कहता है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनल की हम इसमें कहीं बात नहीं करेंगे। जितनी देर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उतनी देर हम उस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे पास बुक पड़ी है इस पे टेबल पे, जितनी देर फोर्स नहीं लगाएंगे इतनी देर वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर बॉडी मूव कर रही है, ब्रेक नहीं लगाएंगे, गाड़ी रुकेगी नहीं। अगर सीधी रोड पे एक गाड़ी जा रही है, जितनी देर हम स्टीयरिंग जो व्हील जो है वो घुमाएंगे नहीं, इतनी देर वो गाड़ी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों जो बातें हैं इनमें देयर इज जीरो एक्सेलरेशन। ये जीरो एक्सेलरेशन का एक कंसेप्ट आता है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर तो बॉडी है स्टेट ऑफ रेस्ट में, तब तो बात है कि एक्सेलरेशन उसकी जीरो है ही, बात सीधी सी बात है। नंबर 2, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है उसमें। एक्सेलरेशन होती तो स्पीड उसकी बढ़ जाती, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होती तो स्पीड घट जाती। हमने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी चल रही है। इट मीन्स इफ there is no force acting on the body, it means that there is zero acceleration acting on that body। और अगर हम जीरो एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट लेकर के फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये बात कहेंगे, if the net external force acting on the body is zero, then its acceleration will be zero। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन उसकी बिल्कुल जो है जीरो होगी। तो अगर एक्सेलरेशन उसकी जो जीरो है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है तो वो काम नहीं कर रही है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमने आपसे जो हमने बात की कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज गिवन बाय द न्यूटन क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन दैट केस द नेट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और ऐसा कह सकते हैं कि एवरीबॉडी रिमेन्स इट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एक ही चीज है। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट लॉ जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो हमने यही बात की थी, उसमें हमने कहा था कि इट इज द इनएबिलिटी
एक बॉडी जो है जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है कि जितनी देर की हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द सेम एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ वन एंड द सेम थिंग हैं। इन हम दोनों में हम यही बात करते हैं कि जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी जितनी देर की हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू it is directly proportional to the external force and takes place in a direction which is the direction of the force applied। मतलब कहने का हो गया कि if P is the momentum, in that case हम लिख सकते हैं कि dp/dt हो गया rate of change of the momentum और the linear momentum का हम कह रहे हैं क्योंकि हम एक ही स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात कर रहे हैं। एंड एफ इज द फोर्स विच इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। तो इसका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। मतलब कहने का हो गया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब हम जानते हैं कि जो ये जो मोमेंटम होती है ये किसके बराबर होती है? P = mb होता है, हमने किया था पिछले लेक्चर में। तो इसको हम लिख पाएंगे F इज प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ mb। अब हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम ऑर्डिनरी वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं और ऑर्डिनरी वेलोसिटी में जो होता है ये मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि हम कम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा एक बात कहता हूँ, आगे जाकर के हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जब एक बॉडी चल रही है तो उसका मास भी चेंज हो जाए। एनीवे यहाँ हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी कम है इसलिए मास हमारा कांस्टेंट है। और अगर मास कांस्टेंट है, अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये मास यहाँ से बाहर आ सकता है, m × d/dt ऑफ v आ जाएगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m × अब dv/dt। इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m × a। तो अगर ये इसको जब हम चेंज करेंगे जहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो F = हम लिखेंगे K × M × A वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ हम अब आपको कुछ बुक्स मिलेंगी वहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा कि हमने ये वैल्यू ऑफ K जो है =1 हमने सपोज कर ली है। कुछ बुक्स ऐसी हैं उनमें हमने ये लिखा है उन्होंने कि हम ये दो चीज़ें इस तरीके से हमने ली हैं कि K की वैल्यू 1 हो जाए। आप बेशक वैसे करो या ऐसे करो कि बात यही है कि हमने K की वैल्यू कितनी लेनी है 1। और अगर K की वैल्यू 1 है तो F = m × A हो जाएगा। हम इस फॉर्म में तकरीबन इसको लिखते हैं। अगर पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो वहीं ऐसे ही कुछ आया होगा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है F = m है। दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स एक्सेलरेशन विच द ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। कि फोर्स हमने लगाई तो उसका जो एक्सेलरेशन कितने होगा, कितना उसने जो बॉडी ने अपना स्टेट जो है तो वो चेंज कर ली है। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मास तो स्केलर होता है तो इसलिए फोर्स जो होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट मीन्स अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो F = m × A ऐसे आएगा, ऐसे इसको लिख पाएंगे। तो इसलिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा जी, अब इसमें एक बात और आती है तो यहाँ से F = ma, यहाँ से हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या कहता है, वो हमें फोर्स बताता है, कितनी फोर्स है।
जहाँ इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर एक नंबर का पूछा जाए कहीं आपको ट्रू और फॉल्स कहीं पूछते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, यस और नो, तो आप क्या लिखेंगे? आपको यस लिखना है। वो इसलिए क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको फोर्स बताएगा कि अगर कोई हमारे पास मास की कोई चीज़ है, उसको एक्सेलरेशन हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सेलरेशन हमने एक्वायर करवानी है, तो उस पर कितनी फोर्स हमको लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? F इजिकल टू एम ही है। अब m होता है मास, इसको तो ऐसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन का जो है डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है m0 L1 और t-2 होता है जी। तो इसलिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 L1 और t-2 ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब आती है हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ फोर्स जो है, तो ये हमारे पास दो तरह के आएंगे। अब चूंकि हमने कहा कि ये फोर्स को मेजर करती है, इट्स अ मेजर ऑफ फोर्स, इसलिए हमारे पास दो तरह के यूनिट्स ऑफ फोर्स हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स एक तो होता है एब्सोल्यूट, नंबर 1 होता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स वो होता है कि अगर उस पर जब हम फोर्स लगाएं तो अगर यूनिट मास उसका है हमारे ऑब्जेक्ट का और उसमें यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो वो फोर्स का यूनिट जो है दैट इज एब्सोल्यूट। मतलब हम जानते हैं F इजिकल टू एम ए होता है, तो अगर हमारे पास मास है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस समय जो फोर्स आएगी इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब इस हिसाब से हमने एक जो पिछली हमने क्लास में इसका हमने क्वेश्चन भी किया था। कैसे किया था? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ जो फोर्स है इट इज न्यूटन, हमने पिछली बार किया था। तो अब यहां से आप देखें कि 1 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा? इजिकल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन कितना हो गया? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना जो फोर्स है इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन, और ये इसका हो गया एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब सीजीएस यूनिट में क्या होता है? हमने सीजीएस यूनिट में पिछले बार आपसे बात की थी कि सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो आप इसका रिलेशन हो गया। दूसरा इसका अब हम करेंगे दूसरा यूनिट ऑफ फोर्स, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमने शायद परसों आपसे बात की भी थी ग्रेविटेशनल की, नहीं की थी। चलो आज करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसके बीच में हमने ग्रेविटेशन का नाम लिया, तो आप थोड़ा थोड़ा जरूर समझ गए होंगे कि फोर्स इज सेड टू बी द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स if it produces an acceleration equal to the acceleration due to gravity in a body of unit mass। एक यूनिट मास है, उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा? वो इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जो सरफेस ऑफ अर्थ कितनी मान करके चलते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? आप जानते हैं हम F इजिकल टू एम ए होता है, तो F इजिकल टू इसको हम लिखते हैं किलोग्राम वेट। तो इजिकल टू मास कितना हो गया हमारा? 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 1 किलोग्राम वेट इस इजिकल टू कितना हो जाएगा? 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है
ये हमारे, इसको हम कहते हैं फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम वेट इफ it produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। 1 किलोग्राम की बॉडी अगर है और उसमें हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू की इतनी एक्सेलरेशन हम अगर हम प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उस यूनिट को हम कहते हैं कि इट इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो इट वाज simple and simple idea of the Newton's second law of motion। एक बात कभी कभी पूछी जाती है इसके कंपोनेंट्स के बारे में। हम जानते हैं F इज इक्वल टू डी पी बटे डी टी, F इज इक्वल टू डी पी बटे डी टी। इन वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि F जो है फोर्स, इसको अगर हम कंपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो F को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स ऐसे प्लस एफ वाई ऐसे प्लस एफ जेड ऐसे। मतलब मैंने क्या किया कि F जो फोर्स थी उसको एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में मैंने लिख लिया। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास होता है आई, ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसकी हमको डायरेक्शन बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड है एफ एक्स, प्लस अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है जे और ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड, प्लस के और ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड एफ जेड का। इसी तरीके से हम P जो हमारी मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स हम लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे। अब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं या इसी तरीके से लिखूं, चलो लंबा करके लिखते हैं इसको, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो फिर इसको लिखेंगे I इंटू पी एक्स प्लस जे इंटू पी वाई प्लस के इंटू पी जेड। तो ऐसे ही हम एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर है तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड। अब हम चलें वहीं कि जहां से हमने छोड़ा था कि F किसके बराबर होता है, F होता है dp बटे dt। हमने एक्सेलरेशन इसलिए लिखा है कि अगर आप dp बटे dt से निकालना चाहें तब भी आपके सामने हो, अगर आप ma करके निकालना चाहें तब भी आप निकाल पाएं, क्योंकि मास तो हमने कहा था कि उसका कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हुआ है। तो F इज इक्वल टू डी पी बटे डी टी हम निकालते हैं तो ये आ गया I इंटू एफ एक्स प्लस जे इंटू एफ वाई प्लस के इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी बटे डी टी ऑफ पी एक्स। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ I इंटू पी एक्स प्लस डी वाई डी टी ऑफ जे इंटू पी वाई प्लस डी बटे डी टी ऑफ के इंटू पी जेड, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो आप देखिए अगर कोफिशिएंट्स आई जे और के के दोनों तरफ एक जैसे हैं तो उसी समय जे इक्वेशन होल्ड गुड करती है, जहां हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ ऑफ साइड्स वी सेड वी गेट, यहाँ से एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी बटे डी टी ऑफ पी एक्स। अच्छा अभी ये ऊपर नहीं है क्योंकि हमने ऐसे लिखा है एफ एक्स, तो एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, डी बटे डी टी ऑफ पी वाई, और एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, डी बटे डी टी ऑफ पी जेड। और अगर हम
बजाय इनके एम में करके लेते तो क्या अंतर पड़ता, एम तो वही सेम रहता, बाकी ए की जगह हम ए एक्स ए वाई और ए जेड लिख लेते तो फिर क्या किसके बराबर आता, ये आता एम इंटू डी वाई डी टी ऑफ ए एक्स, यहाँ आता m इंटू डी बटे डी टी ऑफ ए वाई, और ये आता m इंटू डी बटे डी टी ऑफ ए जेड। ऐसा ही आता, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होता और तो बाकी बिल्कुल सेम सेम ही है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमने दोनों लिख रही हैं, ये इसके बराबर ही है, ये इसके बराबर ही है, तो इनको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हम इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लिख पाएंगे। तो सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके साथ नेक्स्ट जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उसमें बात करेंगे इम्पल्स क्या होती है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स।